नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अमेरिका ने सऊदी अरबिया को बड़ा धोखा दिया है। एक ऐसा धोखा दिया है कि एमबीएस सोच रहे होंगे कि ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया। 2 दिन पहले खबर आई थी, जब मैं 2 दिन की बात कर रहा हूं तो आज है 24 जुलाई। 21-22 जुलाई को लगातार यह खबर आई थी कि अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में न्यूक्लियर समझौता हो गया है। ऐसा नहीं था कि सऊदी अरबिया को न्यूक्लियर बम बनाने की आजादी दी जा रही थी। यह सिविल न्यूक्लियर समझौता था, जिसमें न्यूक्लियर जो है उसका न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली और बाकी सारी चीजों में किया जाता है। वो एक समझौता हुआ था कि अमेरिका मदद करेगा सऊदी अरबिया का कि वो अपना न्यूक्लियर प्लांट डेवलप कर सके। लेकिन अब यह खबर आई है, कल यह खबर आई है, लगता है कि नेतन्याहू के यहां से फोन पहुंचा है और उसके बाद खबर यह आई है कि अब ट्रंप कह रहा है कि समझौता तो हो गया, लेकिन यह समझौता तभी लागू होगा जब सऊदी अरबिया इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करेगा, यानी तस्लीम करेगा इस फैक्ट को कि इजराइल एक मुल्क है, इजराइल के साथ तिजारत करेगा और साथ में इजराइल की एम्बेसी अपने यहां बनने देगा और इजराइल में जाकर एम्बेसी बनाएगा, यानी फलस्तीन के मामले को पूरी तरह से छोड़ देगा। तो सऊदी अरबिया, जिसको यह लगा था कि इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ समझौता कर ले और न्यूक्लियर प्लांट बना ले, उसके ऊपर यह शर्त रख दी है ट्रंप ने कि जब तक इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मल नहीं करते हो तब तक यह समझौता हो तो गया है, वो लागू नहीं होगा। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है, मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी समझौता तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक इजराइल उस पर मुहर न लगा दे। अमेरिका समझौते कर लेता है, ट्रंप घोषणा कर देता है, बड़ी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक फोन पहुंचता है नेतन्याहू का और समझौते अपनी जगह पे रह जाते हैं। गजा में समझौता क्या हुआ था? गजा में समझौता यह हुआ था कि घर दोबारा से बनाए जाएंगे। समझौते हुए कितने महीने हो गए, ना तो वहां कोई डेवलपमेंट शुरू हुआ है, ना दोबारा घर बन रहे हैं। एक इलाके को बनाए जाने की जो अभी बात चल रही है वो कंसंट्रेशन कैंप जैसा होगा, जिसमें रहने वाले एक एक आदमी के ऊपर, एक एक औरत के ऊपर, एक एक फर्द के ऊपर इजराइल की निगाह रहेगी। उसमें कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, यह सब इजराइल की निगाह रहेगी। बस उसके बनने की बात है, उसके अलावा कुछ और बनने की बात नहीं है। इसीलिए इराक के नए प्राइम मिनिस्टर गए थे अमेरिका और अमेरिका ने उनसे एक प्रपोजल भेजा था, उनके हाथ से एक प्रपोजल भेजा था ईरान को कि ईरान अगर ये शर्तें मान ले तो सीज फायर हो जाए, अमेरिका हमले करना बंद कर दे और ईरान हमला करना बंद कर दे, जंग खत्म हो जाए, सीज फायर दोबारा से हो जाए। इसलिए इराकी प्राइम मिनिस्टर के हाथ से एक मैसेज, एक प्रपोजल भिजवाया गया था ईरान को। ईरान ने इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका का यह प्रपोजल पूरी तरह से खारिज करते हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, वहां से कई सारी तस्वीरें आई हैं और साथ में यह खबर आई है कि उनके माध्यम से, उनकी तरफ से, उनके मदद से जो प्रपोजल तैयार किया था अमेरिका ने, जो चाहता था अमेरिका हासिल करना, ईरान ने उसको देने से मना कर दिया है, क्योंकि अब ईरान समझ चुका है कि अमेरिका समझौते केवल बेवकूफ बनाने के लिए करता है, वक्त लेने के लिए करता है और समझौते तोड़ना उसकी आदत बन चुकी है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि किसी तरह का समझौता ना हो। लेकिन इजराइल में भी एक मजेदार बात चल रही है, उसकी बात कर लो, उसके बाद ये तो आपको बताऊंगा ही कि कहां कहां हमला हुआ, ईरान ने कैसे कैसे बदला लिया। मेरे पास 2 खबरें हैं टाइम्स ऑफ इजराइल की, जो इजराइल का अखबार है। एक खबर यह बताती है कि नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है, नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो गड्ढे में जा चुकी है। यानी नेतन्याहू को इजराइल के लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर इलेक्शन होता है तो नेतन्याहू इलेक्शन बुरी तरह से हार सकता है, और जब नेतन्याहू के इलेक्शन में हारने की उम्मीद होगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि इलेक्शन टलता रहे ताकि नेतन्याहू कुर्सी पर बैठा रहे। एक खबर ये, उसके साथ एक खबर और जोड़ लीजिए, इसी खबर के साथ जोड़ लीजिए, दूसरी खबर आगे दूंगा आपको। यह खबर बताती है कि लिकुड पार्टी जो नेतन्याहू की है, उसके एक एमपी ने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक, वीकेंड जिसको कहते हैं, इस वीकेंड तक ईरान के हमले हमारे ऊपर हो सकते हैं। अब इस बात को लेकर नाराजगी है, नेतन्याहू काफी नाराज है कि ऐसा कैसे कह दिया गया। दरअसल आपको इस मॉरिच का बयान तिबारा याद दिला दूं, 2 बार पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, जिसमें उसने कहा था कि फिलहाल ईरान से लड़ाई ना चले तो ही बेहतर है।
और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने जरा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो हमले सीधे तेल अवीव पर होंगे, सीधे तेल अवीव पर मिसाइलें और ड्रोन बरसेंगे। और इसके साथ यह भी याद दिला दूं कि कल दिन भर यह खबर चलाई गई कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि जंग के लिए तैयार रहो, तुमको भी जंग में शामिल होना पड़ेगा। इसका मानी यह होता है कि हम अकेले ईरान को नहीं संभाल पा रहे, तुम भी आ जाओ। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए। अगर लिकुड पार्टी की पॉपुलैरिटी गड्ढे में गई है, अगर नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी गड्ढे में गई है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितनी बातें की थी नेतन्याहू और उसके मिनिस्टर्स ने, जितने वादे किए थे, कोई पूरे नहीं हुए। लेबनान में बम जरूर गिराए लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाए, और अब यह खबर आ रही है कि लेबनान से वापस लौटने की बात चल रही है। ईरान को खत्म करने गए थे, आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया, लेकिन ईरान में कोई रेजीम नहीं चेंज हुई, और जब जंग हुई तो इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। बाकी बड़ी बड़ी बातें होती रहीं, करके कुछ नहीं दिखा पाए। इकोनॉमी इसका सत्यानाश हो गया, लेकिन करके कुछ नहीं दिखा पाए, इसलिए लोग नाराज हैं। अब इसके आगे जोड़ लीजिए कि अगर अमेरिका के प्रेशर में इजराइल इस लड़ाई में शामिल होता है, इसका मतलब दोबारा से मिसाइलें बरसेंगी तेल अवीव पर, हाइफा पर और दूसरी जगहों पर, और ज्यादा तबाही होगी। और जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना नेतन्याहू का जो जलवा है वो बिखरता चला जाएगा। बिखरने से यहां मतलब बिल्कुल खत्म होने से है, उनका जलवा तबाह होता चला जाएगा और उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा कम होती जाएगी। यही वजह है कि लिकुड के एमपी ने जब कहा कि इस सैटरडे संडे में, इस वीकेंड में दोबारा हम बम बरस सकते हैं तेल अवीव के ऊपर, तो नेतन्याहू को बहुत बुरा लगा है। लेकिन यह तो हकीकत है कि अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरह से चल रहा है, तो बहुत जल्दी तेल अवीव के आसमान पर ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइलें दोबारा दिखेंगी। फिर आपको टूटे हुए तबाह घर दिखेंगे, दफ्तर दिखेंगे और जान माल का जबरदस्त नुकसान दिखेगा, क्योंकि ईरान ने जो पॉलिसी अपनाई है उस पॉलिसी को कहते हैं आई फॉर एन आई, एक आंख के बदले एक आंख। तुम हमारी आंख निकालोगे, हम तुम्हारी आंख निकालेंगे। तुम हमारे डीजल, पेट्रोल और ऑयल फैसिलिटी पे हमला करोगे, हम तुम्हारी ऑयल फैसिलिटी पर आग लगा देंगे। तुम हमारे जहाजों को नुकसान पहुंचाओगे, हम तुम्हारे हैंगर पर हमला करेंगे। तुम हमारे घरों को तोड़ोगे, हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे। एकदम जैसे को तैसा तय किया है ईरान में। और फिलहाल ईरान ने जो कंसंट्रेट किया है वो कंसंट्रेट किया है 3 मुल्कों के ऊपर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। और कुवैत, बहरीन, जॉर्डन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका ने कल हमला किया था खोंदाब, खुर्रमाबाद, कोनारक, जास्क और तेहरान में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया था। प्रोजेक्टाइल गिरे। हार्मुज के पास आप जानते हैं जास्क पोर्ट है, वहां पर हमला हुआ। ये सारे हमले हुए। उसके बाद बहरीन और जॉर्डन पर खास तौर पर और बीच बीच में कुवैत पर हमले किए जबरदस्त तरीके से। ईरान ने जो स्क्रीन पे आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में छापी है, अपने अखबार में छापी है। और उसका कहना है कि अमेरिकन बेसिस को जो नुकसान ये हम दिखा रहे हैं, ये वेरीफाइड नुकसान है, यानी ये वो नुकसान है जिसको अमेरिका मान चुका है, जिसको अमेरिका तस्लीम कर चुका है कि हाँ, ये नुकसान तो हमारा हुआ है। इसके अलावा कितना नुकसान हुआ है वो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। ईरान का दावा यह है कि बहरीन और जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसेज हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। अगर ईरानी मीडिया का माने तो बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर जो फ्यूल स्टोरेज टैंक था, डिवाइस का गोडाउन था और सैनिक जहां पर, अमेरिकी आर्मी के सैनिक जहां पर रहते थे, उनके रेजिडेंस को निशाना बनाया गया है। जॉर्डन की अगर बात करें तो मुआफाक साल्ती जो एयरबेस है, अल अजराक जिसको कहते हैं, उस पर जो हैंगर है जहां पर जहाज रहते हैं वहां पर हमला किया गया है। मेंटेनेंस फैसिलिटीज पर हमला किया है और जहां आर्मी अमेरिकन रहती है उन ठिकानों पर हमला किया है। इसमें नया यह है कि पिछले हमलों में जो अमेरिकी आर्मी के ठिकाने थे उनको बख्शा गया था, इसीलिए अमेरिकी सैनिक कम मरे थे। इस बार लगातार निशाना बनाया जा रहा है उन इलाकों और उन ठिकानों को जहां अमेरिका की आर्मी रहती है, यानी ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन आर्मी को नुकसान पहुंचाने का प्लान है ईरान का। और इसीलिए लगातार आपको खबरें मिल रही हैं कि अमेरिकी सैनिक घायल हो रहे हैं, अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं।
जॉर्डन में इनका कहना है कि थर्ड एयर डिफेंस जो उनका सिस्टम था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो होता है, उसको उन्होंने पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, आंख के बदले आंख की थ्योरी चल रही है। जितना नुकसान तुम पहुंचाओगे, ईरान उतना नुकसान पहुंचाएगा। और ईरान झुकने दबने को तैयार होता तो इराक से जो एक प्रपोजल आया था, इराक के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो प्रपोजल आया था, वो प्रपोजल मान लेता। लेकिन ईरान न झुकने को तैयार है, न दबने को तैयार है, और ना ही फिलहाल समझौते की बात कर रहा है। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका लगातार घिरता चला जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट बेस घटा है, लेकिन साथ में आप यह भी समझिए कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप का सपोर्ट बेस है, जिसको मागा कहते हैं, उसके सपोर्ट में भी लगातार कमी आई है। वो एंटी वार होता चला जा रहा है, वो जंग के खिलाफ होता चला जा रहा है। यानी ट्रंप को चाहने वाले जो लोग हैं, जो ट्रंप को वोट देते हैं, जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो भी जंग के खिलाफ हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, वो ट्रंप के लिए बहुत दिक्कत देने वाला है। और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है, यानी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जिससे तय होती हैं, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। स्क्रीन पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह से वो ऊपर गया है। $100 जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट कहा जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है, उस साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस क्रॉस कर चुकी है। घटते घटते 60-65 तक पहुंच गई थी, अब 100 को क्रॉस कर चुकी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हूथी ने रेड सी में उत्पात शुरू कर दिया है। अब हूथी वाला जो पूरा का पूरा उत्पात है, जो आपको मैंने बताया था कि सऊदी के जहाजों पर हमला किया, नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से ये प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन एक सवाल है, आखिर हूथी ये कर क्यों रहा है? हूथी को इससे क्या मिलेगा? अमेरिका ने कहा है कि अगर हूथी ने और नुकसान पहुंचाया तो इसकी जिम्मेदारी ईरान पर तय की जाएगी। कर दो, ईरान को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हूथी कर क्यों रहा है? क्या ईरान ने कहा है या कोई और बात है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने हूथियों से कहा है कि दुनिया को बता दो कि बाब अल मंदेब बंद होगी तो क्या होगा, बंद मत करो, अभी कुछ ऐसा करो कि दुनिया को यह समझ में आ जाए। और खास तौर पर अमेरिका के नागरिक, जिनको देश, दुनिया, राजनीति और जागरफी के बारे में बहुत कम पता है, उनको असर पहुंचेगा, ये बात साबित कर दो। अब हूथियों की पुरानी दुश्मनी किसके साथ है? सऊदी अरबिया के साथ है। तो किसी और के जहाज को निशाना बनाने की जगह उन्होंने सऊदी अरबिया के जहाज को निशाना बनाया। नतीजा यह हुआ कि मार्केट में यह अंदेशा फैल गया कि बाब अल मंदेब भी बंद हो सकती है। और बाब अल मंदेब के बंद होने का मतलब है कि दुनिया से कट जाएगा मिडिल ईस्ट, ना वहां पर कोई सामान पहुंच पाएगा, ना वहां से कोई सामान निकलेगा। और जो सामान वहां से निकलता है वो है तेल और गैस। तो दुनिया के मार्केट पर इसका तुरंत असर पड़ा और ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 से ऊपर पड़ गया। आखिर होर्मुज को भी क्यों ब्लॉक करके रखा है ईरान ने? इसीलिए तो रखा है कि आप हमारा नुकसान कराओगे ना, पूरी दुनिया को महसूस होने दो कि हमारा नुकसान होगा तो सारी दुनिया का नुकसान होगा। हमारा नुकसान होगा तो तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तेल की सप्लाई घटती चली जाएगी, दुनिया भर में तेल का संकट पैदा होगा, तेल की मुश्किल पैदा होगी, और साथ में दुनिया भर में तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, जिससे मार्केट तबाह हो जाएंगे। इसलिए उसने होर्मुज बंद किया है। अब अगर होर्मुज बंद है तो वैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, लेकिन अब उसके साथ अगर बाब अल मंदेब के बंद होने का भी खदशा हो, तब तो दुनिया भर में बेचैनी पैदा होना बिल्कुल लाजमी है। और यही काम हुआ जब सऊदी अरबिया के जहाजों पर अटैक किया। किसने? हूथी ने। तो हूथी ने जो अटैक किया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी लड़ाई में जाएगा। हालांकि धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम हूथियों के खिलाफ एकदम तैयार हैं, अगर सऊदी अरबिया के ऊपर और हमला होता है तो हम हूथियों से लड़ेंगे। देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि पाकिस्तान, जिसकी अपनी इकोनॉमिक हालत खराब है, वो ओवर स्ट्रेच कर रहा है। सऊदी अरबिया के चक्कर में वो लड़ेगा हूथी से भी, वो कल को ईरान से भी लड़ेगा, परसों को इनसे भी लड़ेगा, नरसों को उनसे भी लड़ेगा। ऐसी इकोनॉमी है नहीं पाकिस्तान की कि वो इतने मोर्चों पर एक साथ जंग कर सके। ठीक है, न्यूक्लियर पावर है, सब जानते हैं, लेकिन इतने मोर्चों पर जंग करने के लिए ना ताकत है ना पैसा है। और सऊदी अरबिया की इकोनॉमी खुद चौपट हो रही है ऑयल का मार्केट बंद होने की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को वो इतना सपोर्ट कर देगा कि पाकिस्तान अपने दम पर खड़ा रहे इन सब के बाद। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान मेरी बात क्यों सुनेंगे, मैं वैसे भी हिंदुस्तानी हूं,
लेकिन फिर भी अगर सोचना चाहें तो सोचें कि ओवर स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज होती है, दुनिया की जंगों में उलझना एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहते थे, वो जाने कितने टुकड़ों में बंट गया। तो पाकिस्तान भी अगर ऐसे हर जंग में अपनी टांग अड़ाने लगेगा तो ख्वाब तो उसका वर्ल्ड पावर बनने का है, लेकिन ना वो साइज है और ना वो इकोनॉमी है कि वर्ल्ड पावर उस तरह का बन सके, वार वाला वर्ल्ड पावर बन सके। ये उसके लिए बहुत मुश्किल का सबब हो सकता है और उसको ऐसी लड़ाइयों में फंसा सकता है जो हर तरह से उसके लिए नुकसानदायक हो। लेकिन अगर आपका मुल्क कोई आर्मी ऑफिसर चला रहा हो और वो भी तानाशाह टाइप का हो तो फिर वो इस तरह की गलतियां करता ही है। तो आसिम मुनीर अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका उनको पूरा हक है, जो करेंगे। दिक्कत यही है कि पूरे पाकिस्तान को उसको भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की धमकी हो या अमेरिका की धमकी हो कि ईरान को रिस्पॉन्सिबल रखा जाएगा, वो सब कोई खास काम नहीं करने वाली है। हूथी किसी से डरने वाले नहीं है। जब किसी के पास कुछ होता है तो वो डरता है, जब किसी का सब कुछ तबाह हो चुका होता है तो वो नहीं डरता है। मुझे नहीं लगता कि हूथी अपनी लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन अगर बढ़ाते हैं तो ये समझिए कि बहुत मुश्किल होती चली जाएगी। उधर ईरान ने ब्रिटेन के ऊपर भी यह आरोप लगाया है कि उसने अपने बेसिस का इस्तेमाल होने दिया है और ये पहले ही आ चुका है बयान बाहर कि अब अगर जंग फुल स्केल पर जाती है तो मिडिल ईस्ट के बाहर भी हमला हो सकता है। वो कहां कहां कैसे कैसे हो सकता है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक ही उम्मीद की खबर मुझे दिखाई दी है ओमान की तरफ से। कहा जा रहा है कि ओमान ने यमन से भी बातचीत की है, सऊदी अरबिया से भी बातचीत की है और यूनाइटेड नेशन से भी बातचीत की है और कम से कम सऊदी अरबिया और यमन के बीच लड़ाई शुरू ना हो पाए, ये लड़ाई आगे ना बढ़े, लड़ाई रुक जाए, इसके लिए ओमान कोशिश कर रहा है। जहां तक ईरान मोर्चे का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और कतर की कोशिशों का कोई असर हो रहा है। इराक के प्राइम मिनिस्टर जो प्रपोजल ले आए थे उसको ईरान ने इनकार कर दिया है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हमले और तेज होंगे, यानी वीकेंड सैटरडे और संडे को और ज्यादा बड़े हमले करने के मूड में है। ईरान तैयार बैठा हुआ है उन हमलों का जवाब देने का। खबर यह आई है कि तेहरान से ब्रिटेन की जो एम्बेसी है वो खाली करा ली गई है और उसके बाद फ्रांस भी अपनी एम्बेसी खाली कर रहा है। इसका मानी यह है कि तेहरान के ऊपर भारी बमबारी की तैयारी कर रहा है अमेरिका, और अगर तेहरान के ऊपर भारी बमबारी अमेरिका करता है तो तेहरान यानी कि ईरान पलट कर क्या करेगा उसके अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। वो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज पर जबरदस्त हमले कर सकता है, अमेरिका की जो एम्बेसीज हैं उनके ऊपर हमला कर सकता है, अमेरिका की जो कॉलोनीज हैं जहां अमेरिकन लोग रहते हैं वहां हमला कर सकता है, और अगर उसने ये सोच ही लिया है कि जंग को बढ़ाना है तो तेल अवीव पर सीधे हमला कर सकता है और इसको एक बड़ी रीजनल वार में बदल सकता है, जिसके साथ ये डर बना हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल वार में, एक मल्टीनेशनल वार में, या फिर जिसको आप आलमी जंग कहते हैं, जिसको आप विश्व युद्ध कहते हैं, उस वाली वार की तरफ भी लेकर जा सकता है। तैयार रहिए। हिंदुस्तान में तो हमारे जंतर मंतर प्रोटेस्ट सबसे बड़ी खबर बना हुआ है, लेकिन हम भी उसको रिपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन ईरान वाली खबर भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 क्रॉस कर गया है तो अब हमारे मुल्क के अंदर फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। पहले से जंतर मंतर चल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इसमें बढ़े तो वो और आग लगाने का काम कर सकते हैं और ये हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की मजबूरी हो जाएगी। तेल गैस के दाम बढ़ाना, उनकी कमी सामने आएगी और मार्केट जिस तरह से डूब रहा है, गिर रहा है, उसका भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा की तरह लगातार अपडेट करता रहूंगा, आप भी हमेशा की तरह हमारा साथ दीजिए। सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा या फिर पिन कमेंट और हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक भी दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके हमारे मेंबर बन जाइए। एक मेंबर आता है तो हमारी ताकत कई कई गुनी बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।